हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कभी आपको ऐसा लगा है कि ये दुनिया कितनी अजीब और रहस्यों से भरी है? जो होता है क्यों होता है, किस लिए होता है? ऐसे सवाल क्या आपके मन में भी उठते हैं? ऐसा क्या है जिसने आपको हमेशा से अट्रैक्ट और हैरान किया है? अपने आसपास की चीजों को लेकर मन में आने वाले ये सारे सवाल आपको कैसे अफेक्ट करते हैं? क्या आपने कभी भी इन सवालों के जवाब तलाश किए? इसका जवाब ना बहुत ही सिंपल है। लोग हमेशा से ही उन चीजों को लेकर के हैरान होते रहे हैं जिनके जवाब उन्हें मालूम नहीं होते। इंसान उन चीजों को रहस्यों से भरा हुआ समझ लेता है जो उसकी समझ में नहीं आता, क्योंकि इंसान जो है ना, वो नेचर से ही खोज ही रहा है। जब तक हम जिंदा है, हमारे अंदर सीखने की ये इच्छा हमेशा रहेगी, लेकिन सीखते वही है जो हैरान होते हैं और सवाल करते हैं। और यही हैरानी है जो इस दुनिया को और भी खूबसूरत बनाती है। जैसे कि प्लेटो, कोपर्निकस, डार्विन और आइंस्टाइन, ये सारे दुनिया के महान जीनियस लोगों में से थे। इस समरी में आपको आज इन सब की कहानियां जानने को मिलेंगी जो आपको उनके जैसा ही बनने के लिए इंस्पायर करेगी। जी हाँ, आप भी उनकी तरह बन सकते हैं। अपनी असली पोटेंशियल डिस्कवर करने के लिए आपको अपनी माइंड की पावर को अनलॉक करना होगा। आइंस्टाइन ने पैदा होती थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिस्कवर नहीं की थी, लेकिन उन्होंने और उनके जैसे कई जीनियस लोगों ने कुछ प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके ग्रेट रिजल्ट अचीव किए। तो इस समरी में आप एक एक करके उन्हीं सारे प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रूबी पारेख और मैं हूँ एक गीगलर। ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ यानी कि गीगल ने इस समरी को बनाया है जिसका नाम है डिस्कवर योर जीनियस, जिसे लिखा है माइकल गेल्ब ने। और इस समरी की अगर बात की जाए तो इस समरी में आप जानेंगे कि विजडम यानी कि नॉलेज, ज्ञान पाने की इच्छा कैसे आपको सीखने के लिए पुश करती है। नॉलेज के लिए यही प्यार लोगों के अंदर नई नई चीजें एक्सप्लोर और डिस्कवर करने का जुनून पैदा करता है। जो लोग सच में नॉलेज या ज्ञान पाना चाहते हैं, उनके अंदर एक गहरी अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है और तब वो कुछ भी सीख सकते हैं। उनके अंदर एक गहरी अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है और तब वो कुछ भी सीख सकते हैं। इसके साथ ही आप ये भी सीखेंगे कि ओपन माइंड रखना यानी अपने सोचने का दायरा बड़ा रखना, पेशेंस यानी सब्र और डिटेल्स को ऑब्जर्व करना हमें अंडरस्टैंडिंग या समझदारी की तरफ ले जाती है और नए फिलॉसफी को एक्सेप्ट करने के लिए एनकरेज करती है। आपको एहसास होगा कि जब अलग अलग आइडियाज को स्टडी करके उन्हें आपस में जोड़ा जाता है तो एक नया कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो आज की इस जर्नी में आपको समझ में आएगा कि कुछ भी सीखा जा सकता है और सीखने का पोटेंशियल सबके अंदर होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंसान चाहे तो कभी भी कहीं भी कुछ भी सीख सकता है। तो क्या आप तैयार हैं अपना सबसे इंटेलेक्चुअल वर्जन बनने के लिए और इस सारी नॉलेज को अपने अंदर उतारने के लिए? ये समरी आपको उन चीजों के बारे में सिखाएगी जो आपको अपने असली पोटेंशियल को डिस्कवर करने के लिए जाननी और करनी होंगी। तो आइए इस जर्नी का हिस्सा बनते हैं। और सबसे पहले प्लेटो, डीपन योर लव ऑफ विजडम। प्लेटो, सोक्रेटिस यानी जिन्हें हिंदी में सुकरात कहा जाता है, ये सबसे होनहार स्टूडेंट थे। बदकिस्मती से गुरु शिष्य का ये रिश्ता बहुत जल्दी ही खत्म हो गया था, क्योंकि एथेनियन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने सुकरात को फांसी की सजा सुनाई थी। प्लेटो के जन्म से पहले उनके अंकल और बड़े भाइयों ने भी सुकरात से ही शिक्षा पाई थी। प्लेटो छोटी उम्र से ही बड़े बड़े लोगों की संगत में बैठा करते थे और सुकरात से ही प्लेटो ने अप्रिसिएशन सीखी थी। प्लेटो एथेंस को लेकर के काफी निराश हो चुके थे, इसलिए वो विदेश पढ़ने चले गए और वहां पर फिलॉसफी के माध्यम से इस प्रॉब्लम का समाधान ढूंढने की कोशिश की। प्लेटो का ये मानना था कि सोसाइटी में न्याय पाने के लिए असली फिलॉसफी ही एकमात्र उपाय है और ये ज्ञान के लिए प्रेम की फिलॉसफी है। प्लेटो का मानना था कि इंसान की आत्मा जन्म से पहले ही सच्ची, खूबसूरत, अच्छाई और सच से रूबरू होती है, लेकिन जन्म लेने के बाद वो सारी बातें भूल जाती है। इसलिए लोगों का मिशन होना चाहिए कि वो इन सारी बातों को याद रखें। लोगों में दुनिया को एक्सप्लोर करने की हिम्मत होनी चाहिए और उनकी नॉलेज पाने की इच्छा ही उन्हें सीखने के लिए मोटिवेट करती है। जब लोगों के अंदर विजडम यानी नॉलेज की भूख होती है, तभी वो अपने आसपास होने वाली घटनाओं का असली मतलब समझ पाएंगे। तो ये कुछ एक्सरसाइज है जो आपके अंदर ज्ञान के लिए प्यार को और भी गहरा कर देंगे। इनमें से सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज जो हमारी पोटेंशियल को नर्चर करती है, वो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक्सरसाइज। इसके लिए आपको सिर्फ एक नोटबुक, पेन और 15 मिनट चाहिए। आपको बस इतना करना है कि बिना रुके लगातार वो सारे थॉट्स पेपर पर लिखने हैं जो आपके माइंड में आ रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज तब तो और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी जब आप बिना रुके बस लिखते चले जाएंगे। आपको स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामर पर ध्यान नहीं देना है, बस लिखते रहिए जो भी मन में आए। इस एक्सरसाइज के दौरान अगर आप बेतुकी यानी नॉनसेंस बातें भी लिख रहे हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है। एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले 5 मिनट का टाइम दीजिए और उसके बाद आप देखिए आपको ऐसी नॉलेज और जानकारियां मिलेगी जो आपने सोची भी नहीं होगी। एक्सरसाइज के बाद 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, अपने नोट्स को पढ़ना शुरू कीजिए और ऐसे वर्ड्स या फ्रेज पर फोकस कीजिए जो आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हों। एक और एक्सरसाइज जो आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज में इजाफा करेगी, वो है प्रैक्टिस वंडर। इसमें आपको 10 ऐसी चीजों के बारे में लिखना है जो आपको सबसे ज्यादा हैरान करती है। ये आपका ऑब्जर्वेशन या ड्रीम्स, मेमोरीज या एक्सपीरियंस कुछ भी हो सकता है जो आपने लाइफ में कभी एक्सपीरियंस किया हो। ये एक बेहद ही बढ़िया तरीका है अपने माइंड को अलग अलग आइडियाज के प्रति खुला रखने का और लाइफ को खुलकर जीने का। वंडर यानी आश्चर्य या हैरानी वहां है जहां से आपका नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के लिए प्यार शुरू होता है। एक और एक्सरसाइज है मेडिटेट ऑन लाइट। ये भी आपकी लव लाइफ विजडम को बढ़ा सकती है। किसी अंधेरे शांत कमरे में जाकर के आराम से बैठ जाइए, टेबल के बीच में एक मोमबत्ती रख करके उसे जलाइए। अब इस कैंडल की लाइट को एक टक देखिए, आपका पूरा ध्यान उसकी लौ पर होना चाहिए। जब भी आपका ध्यान भटके, वापस से कैंडल की लाइट पर फोकस करें। इस एक्सरसाइज को आप पेंटिंग, ड्राइंग या कोई और क्रिएटिव काम करने से पहले कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपके रिजल्ट्स कितने बेहतर होने लगते हैं। तो इन एक्सरसाइजेस को जरूर ट्राई कीजिएगा। और अभी हम आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। कोपर्निकस, रेवोल्यूशनाइज योर वर्ल्ड व्यू। मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के फाउंडर कहे जाने वाले निकोलस कोपर्निकस
पोलैंड के एक गांव टोरून के एक अमीर घराने में पैदा हुए थे। छोटी उम्र में ही उन्हें पढ़ाई लिखाई के लिए उनके अंकल को सौंप दिया गया था, जो उस वक्त एर्मेलैंड के बिशप यानी कि पादरी थे। कोपरनिकस ने यूरोप के कई नामी गिरामी यूनिवर्सिटी से प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स की पढ़ाई की थी। अपने अंकल का पद संभालने के लिए उन्होंने कैनन लॉ या लॉ ऑफ कैथोलिक चर्च की भी पढ़ाई की थी। 1501 में एस्ट्रोनॉमी के लेक्चर अटेंड करने के दौरान ही उन्होंने मेडिसिन की भी पढ़ाई की थी और 2 साल के बाद वो कैनन लॉ के डॉक्टर बने। पोलैंड लौटकर कोपरनिकस ने अपने अंकल की काफी सारी जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर उठा लिया था। वो अपने अंकल के लिए राइटर और डॉक्टर दोनों बन गए। कोपरनिकस ने अपनी मेडिकल स्किल्स के जरिए काफी नाम कमाया। इतना ही नहीं, वो गरीब और लाचार लोगों का मुफ्त में इलाज करते थे। लेकिन कोपरनिकस में सिर्फ इतना ही टैलेंट नहीं था, वो इस बात पर फ्रस्ट्रेटेड फील करते थे कि फिलोसोफर्स दुनिया और यूनिवर्स की असली मूवमेंट को नहीं दिखा पा रहे हैं। उन्होंने एस्ट्रोनॉमी से जुड़े सच को दुनिया के सामने लाने का फैसला किया। कोपरनिकस ने इस आइडिया के खिलाफ सोचना शुरू किया कि अर्थ इस यूनिवर्स के सेंटर में है और बाकी प्लैनेट्स और सन इसके चारों तरफ घूमते हैं। वो अपनी थ्योरी पर कायम रहे कि अर्थ लगातार अपने एक्सिस पर घूमती रहती है। हालांकि उनकी ये थ्योरी चर्च के प्रिंसिपल्स के खिलाफ जाती थी। कोपरनिकस ने ज्योमेट्री का इस्तेमाल किया और कई सारी किताबों पर रिसर्च करने के बाद यूनिवर्स में होने वाली अद्भुत मूवमेंट को कंफर्म किया। वो इसे बैले ऑफ प्लैनेट्स कहते थे, जहां पर अर्थ भी सन के चारों तरफ घूमती है। कोपरनिकस ने जितनी भी खोजें की थी उन्हें एक मैन्युस्क्रिप्ट के तौर पर सहेज कर रखा, जिसका टाइटल था द रेवोल्यूशन ऑफ हेवनली स्फीयर्स। ये मैन्युस्क्रिप्ट उन्होंने लैटिन भाषा में लिखा था, जो उन दिनों सिर्फ उनके जैसे साइंटिस्ट ही समझ सकते थे। कोपरनिकस की इन खोजों को 1 दशक से भी ज्यादा टाइम के बाद पब्लिश किया गया, क्योंकि उन्हें डर था कि सोसाइटी उनका मजाक उड़ाएगी। उन दिनों साइंस की नॉलेज बहुत ही कम लोगों को थी और ऐसे लोग चर्च और सोसाइटी की नजरों में बुरे समझे जाते थे। फाइनली उनके ही एक स्टूडेंट ने उन्हें कन्विंस करके उनके काम को पब्लिश करवाया और 24 मई 1543 की बात थी जब कोपरनिकस ने अपने काम की पहली प्रिंटेड कॉपी देखी। ये बड़े अफसोस की बात थी कि उसी दिन वो चल बसे। उनकी मौत के बाद उनके साथी मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर्स ने उनके काम को सेलिब्रेट किया, लेकिन इसे चर्च ने बैन कर दिया था। तो भी हम इतना कह सकते हैं कि कोपरनिकस की जलाई इस छोटी सी चिंगारी ने आने वाली पीढ़ी के जीनियस जैसे केपलर और गैलीलियो के लिए एक मशाल का काम किया था। कोपरनिकस की किताब पब्लिश होने के कोई 450 साल बाद चर्च ने फाइनली एक्सेप्ट किया कि कोपरनिकस सही थे। उन्होंने साबित कर दिया था कि अगर इंसान को सक्सेसफुल बनना है तो उसे खुले दिमाग के साथ अलग अलग नजरिए को अपनाना सीखना होगा। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस है जो आपका दुनिया के प्रति नजरिया चेंज करके रख देंगी। पहली तो है सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ को छोड़ना। आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते, ये आपका बिलीफ सिस्टम डिसाइड करता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम ऐसे बिलीफ्स को पहचानना सीख लें जो हमें हमारी फुल पोटेंशियल अचीव करने से रोकते हैं। एक बार आपने इन सारे नेगेटिव बिलीफ्स को पहचान लिया तो अब ये सोचिए कि ये बिलीफ्स आपके माइंड में कब और कैसे आए, आप क्यों इन पर बिलीव करते हैं और ये कैसे आपको अफेक्ट कर रहे हैं। अगर ये चेंज हो गए तो ये सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स कैसे आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर पाएंगे। तो अब इन सारे बिलीफ से छुटकारा पाने के उपाय ढूंढिए ताकि आप लर्निंग की तरफ अपना एटीट्यूड बदल सके। जैसे एक और एक्सरसाइज है एक्सप्लोर द हेवंस, यानी टाइम निकाल करके खुले आसमान के नीचे बैठिए और रात में चांद तारों को ऑब्जर्व कीजिए। आसमान में कॉन्स्टेलेशन और प्लैनेट्स ढूंढने की कोशिश कीजिए। इस हेवनली एक्सपीरियंस के लिए आपको एक बेसिक से टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी, जिसने कोपरनिकस को भी मोटिवेट किया था। जो कुछ भी आपको नजर आए नोटबुक में उसका स्केच बना लीजिए, अपनी डिस्कवरीज के बारे में लिखिए। ये एक्सरसाइज आपको पर्सनली नेचर के चमत्कार और उसमें छुपे रहस्यों को एक्सपीरियंस करने का मौका देगी। और इसी के साथ अगला मौका है अगले चैप्टर के बारे में जानने का। चार्ल्स डार्विन, डेवलप योर पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चार्ल्स डार्विन में बचपन से ही ऑब्जर्वेशन स्किल्स थी। 8 साल की छोटी उम्र में जहां बाकी बच्चे खेल कूद में समय बिताते थे, वहीं डार्विन को नेचुरल हिस्ट्री पढ़ने का शौक था। उसी साल उनकी माँ चल बसी थी। इस सदमे से उबरने के लिए वो अकेले घूमते रहते और नेचर को एक्सप्लोर करते। 10 साल की उम्र में डार्विन को इंसेक्ट्स को ऑब्जर्व करने का शौक चढ़ा। उनका ये शौक जल्द ही पैशन में बदल गया, जो स्कूलिंग खत्म होने के बाद भी बरकरार रहा। डार्विन के पिता और उनके स्कूल मास्टर को लगता था कि डार्विन एक साधारण बच्चा था जिनकी इंटेलेक्ट एवरेज से भी कम थी। इसलिए उन्होंने डार्विन को सख्त वार्निंग दी थी कि वो कोई भी ऐसी वैसी हरकत ना करे जिससे उनकी और उनके परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। डार्विन पर उनके दादा और पिता की तरह ही डॉक्टर बनने का प्रेशर था, लेकिन उन्हें मेडिसिन के फील्ड में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। यहाँ तक कि उन्हें चर्च और बाइबल में भी खास दिलचस्पी नहीं थी जितनी साइंस में थी। डार्विन ने कैम्ब्रिज से ग्रेजुएशन की। उनके बॉटनी के प्रोफेसर ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें समुद्री यात्रा करके लैटिन अमेरिका जाकर के वहां पर एक नेचुरलिस्ट यानी पेड़ पौधों और जीव जंतुओं पर साइंटिफिक स्टडी करनी चाहिए। इक्वेटर के पास गालापैगोस आइलैंड में डार्विन को एक अलग ही दुनिया देखने को मिली। उन्होंने ऐसे ऐसे जानवर और पेड़ पौधे देखे जो उन्होंने कभी नहीं देखे थे। यहाँ पर आकर डार्विन को एहसास हुआ कि नेचर उस तरह से नहीं बना है जैसा कि बाइबल में लिखा था। अपनी डिस्कवरी में उन्हें ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर समुद्र में पाए जाने वाले सीप मिले। उन्होंने ये भी नोटिस किया कि अलग अलग आइलैंड में अलग अलग तरह के जानवर और पेड़ पौधे मिलते हैं, यानी ये फर्क उन इलाकों के एनवायरनमेंट, शिकारी जानवरों और वहां पर मिलने वाले खाने की वजह से था। इस मिशन के बाद वो एक गंभीर बीमारी का शिकार हो गए थे। उसके बावजूद भी डार्विन ने अपना सबसे फेमस वर्क पब्लिश करवाया, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। डार्विन को एक साइंटिस्ट के तौर पर काफी नाम और शोहरत मिली। डार्विन 20 सालों से भी ज्यादा वक्त अपनी थ्योरी पर काम करते रहे, ये साबित करने के लिए कि ह्यूमन इवोल्यूशन के पीछे नेचुरल फोर्सेस का हाथ रहा है। साइंस के प्रति उनकी दीवानगी, उनकी खुली सोच, उनके पेशेंस और पैशन ने कई और लोगों को भी प्रभावित किया। उनकी किताब पहले ही दिन हाथों हाथ बिक गई और देखते ही देखते पूरे यूरोप में पॉपुलर हो गई।
तो ये कुछ एक्सरसाइजेस है जो आपके अंदर डार्विन जैसी ऑब्जर्वेशन स्किल्स और क्यूरियोसिटी यानी जानने की इच्छा को डेवलप करने में हेल्प करेंगी। तो सबसे पहली है अपना बीटल मेनिया खोजिए। कलेक्ट करने के लिए कुछ ढूंढो, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। हर हफ्ते एक लिस्ट बनाइए कि आपको क्या क्या नई चीजें मिली। ये एक बेस्ट तरीका है अपनी ओपननेस और पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन को बढ़ावा देने का। इस एक्सरसाइज की हेल्प से आप भी डार्विन के इंटेलेक्चुअल सक्सेस, खुले विचार और पैशन का सीक्रेट जान पाएंगे। अगली एक्सरसाइज है पेट से सीखिए। डार्विन जो अलग अलग जानवर कलेक्ट करते थे उनसे कुछ ना कुछ सीखते थे, तो आपको भी जानवरों को ऑब्जर्व करना चाहिए, ये फील करने के लिए कि डार्विन कैसे अपने पेट्स के साथ टाइम बिताते होंगे। अपने पेट को एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश करें। आप चाहे तो कुत्ता, बिल्ली या कोई पंछी भी पाल सकते हैं। अपने पेट को ऑब्जर्व करना आपको दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है। ऑब्जर्वेशन की पावर के लिए नॉवेल अप्रोच आपकी स्किल्स को डेवलप करने की एक ग्रेट एक्सरसाइज साबित हो सकती है। डार्विन अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अपने नॉवेल शेयर करना पसंद करते थे। अगर किताब में हैप्पी एंडिंग होती थी तो वो सबको पढ़कर सुनाया भी करते थे। तो आप भी अपनी फेवरेट बुक्स की लिस्ट को बनाइए और उसे ज्यादा ऑब्जर्व करते हुए पढ़ें। अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ उसके बारे में डिस्कस करें। अपने माइंड को पावरफुल बनाने का ये एक बढ़िया तरीका है जो आपको जरूर से ट्राई करना चाहिए। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अगले चैप्टर पर, गांधी। हार्मोनाइज द स्पिरिट, माइंड एंड बॉडी। महात्मा गांधी पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने बगैर हथियार उठाए ब्रिटिश राज से भारत को आजादी दिलाने के लिए संघर्ष किया था। उनके नॉन वायलेंस रेवोल्यूशन ने हमारे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के बाकी देशों और महान लीडर्स पर एक गहरी छाप छोड़ी है। गांधी वाकई में महान थे, जिसके चलते उन्हें महात्मा गांधी की उपाधि दी गई। हालांकि गांधी एक हिंदू परिवार में पैदा हुए थे, पर उन्होंने हमेशा यही सिखाया था कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने अपनी बातों और कर्मों से हमेशा सेवा, दया और प्रार्थना का संदेश दिया। गांधी के लिए उनका परिवार पहले आता था, जिसकी वो सेवा करते थे, और उन्होंने दया का पाठ अपने घर से ही सीखा था। लॉ की पढ़ाई के लिए लंदन जाते समय उन्होंने साबित कर दिया था कि हमारी प्रार्थना में कितनी शक्ति होती है। गांधी ऐसे इंसान थे जिनके उसूल उनके कर्मों में झलकते थे। वो जो भी बोलते थे वही करते भी थे, इसलिए उनकी बॉडी, माइंड और आत्मा आपस में जुड़े हुए थे। वो कहते थे कि नॉन वायलेंस यानी अहिंसा ही सच्चा प्रेम है, जो उन्होंने हिंदू ग्रंथों, कुरान और बाइबल तीनों में पढ़ा है। 1920 में गांधी ने ब्रिटिश रूल के खिलाफ नॉन वायलेंस मूवमेंट शुरू किया था, जिसमें वो आए दिन फास्ट यानी उपवास करते थे। लोगों के अंदर आजादी की भावना जगाने के लिए उन्होंने एक और तरीका निकाला था। उन्होंने गांव-गांव, शहर-शहर चरखे का प्रचार किया। चरखे बांटे गए ताकि लोग खुद अपने हाथ के बुने हुए कपड़े पहन सके। लोगों के अंदर ब्रिटिश सामान का बहिष्कार करने और स्वदेशी सामान के प्रति प्रेम की भावना जगाने के लिए चरखे से अच्छा और कोई हथियार हो ही नहीं सकता था। उनका चरखा हमारे देश की एकता और अखंडता का प्रतीक बन गया था। 1930 में गांधी जी ने आजादी के लिए सॉल्ट यानी नमक का मार्च निकाला था, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर 1946 में उन्होंने दोबारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ बातचीत की। इस बार फाइनली भारत आजादी पाने में कामयाब रहा, जिसके लिए गांधी और देश के बाकी महान लीडर कोशिश कर रहे थे। लेकिन आजादी के बाद गांधी पर गोली चलाई गई। मरने से पहले उनके आखिरी शब्द थे, हे राम। तो चलिए फॉलो करते हैं इन 3 सिंपल एक्सरसाइजेस को अपनी बॉडी, माइंड और आत्मा को एक लय में बांधने के लिए। सबसे पहली एक्सरसाइज है माफी मांगना। नम्रता दिखाने का ये तरीका बड़ा ही कमाल का है, जहां हम उस इंसान से माफी मांगते हैं जिसका हमने दिल दुखाया है। लेकिन माफी मांगने से पहले आपको दूसरों को माफ भी तो करना होगा। उन लोगों की एक लिस्ट बनाइए जिन्होंने जाने अनजाने में आपका दिल दुखाया है। खुद को उनकी जगह रख करके देखिए और फिर सोचिए, क्या आप उन्हें माफ कर सकते हैं? याद रहे, माफ करने वाला बहुत पावरफुल होता है। इसलिए गांधी जैसे स्पिरिचुअल जीनियस से इंस्पिरेशन लेते हुए आप भी लोगों को माफ करना सीखिए। अगला है पॉकेट ऑफ इंसल्ट। एक नोटबुक में उन सारी घटनाओं के बारे में लिखिए जब आपको अपमान यानी इंसल्ट महसूस हुई थी। हो सकता है कि आपके किसी फैमिली मेंबर या दोस्त या कलीग ने आपकी कभी इंसल्ट की हो। अब उस पुरानी बात को भूलने की कोशिश कीजिए। जो हो गया सो हो गया। अगली एक्सरसाइज है प्रैक्टिस जॉयफुल सर्विस। एक लिस्ट बनाइए कि आप हफ्ते में क्या क्या जॉयफुल सर्विस दे सकते हैं, जैसे कि अपने दोस्त के लिए खाना तैयार करना या किसी बच्चे को पढ़ाना। लेकिन ये काम आपको एकदम निस्वार्थ होकर के करना है, यानी बदले में आपको कुछ लेने की उम्मीद नहीं रखनी है। एक हफ्ते के लिए कम से कम 7 जॉयफुल सर्विसेज को चूज करें और फिर पूरे मन से उस काम में जुट जाइए। हर सर्विस के बाद आपको कैसा फील हुआ उसका रिकॉर्ड रखिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको सबसे ज्यादा खुशी किस सर्विस में मिली थी, ताकि आप उसे रेगुलरली कर सके। और इसी के साथ अब बारी आती है अगले चैप्टर की, आइंस्टाइन, अनलीश योर इमेजिनेशन। एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डेवलप की थी, उनको सबसे सनकी प्रोफेसर माना जाता था। प्लेटो की तरह आइंस्टाइन भी शुद्ध सच्चाई और खूबसूरती को ढूंढा करते थे। आइंस्टाइन उन लोगों को डेड बॉडी से कम नहीं समझते थे जिनके मन में कभी सवाल ही नहीं उठते हैं, जो अपने आसपास के माहौल से बेखबर रहते हैं। आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 यानी कि 1879 को उल्म जर्मनी में हुआ था। वो बचपन से ही क्यूरियस और ख्यालों में खोए रहने वाले बच्चे थे। उनके पिता ने उन्हें एक कंपास गिफ्ट किया था। इस कंपास ने ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तरफ उनका इंटरेस्ट जगाया था। लेकिन आइंस्टाइन की मां चाहती थी कि वो आर्ट और म्यूजिक में इंटरेस्ट ले, खासकर वायलिन और माइकल एंजेलो के काम में मदद करे। उनके अंकल ही थे जो उनके मैथ्स के शौक को सपोर्ट करते थे। वो आइंस्टाइन को हमेशा ज्योमेट्री और एल्जेब्रा की बुक्स दिया करते थे। आइंस्टाइन को बचपन में डिस्लेक्सिया की प्रॉब्लम थी,
वो मैथ्स को छोड़ करके बाकी सारे सब्जेक्ट में कभी भी अच्छे नहीं रहे, बल्कि कुछ सब्जेक्ट में तो फेल हुआ करते थे। ये उनकी किस्मत ही थी कि 1896 में 1896 में हाई स्कूल पास करने के बाद उन्हें ज्यूरिक पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिला। आइंस्टाइन अक्सर क्लास बंक करके फिजिक्स की लैब में खुद रिसर्च करते थे। आइंस्टाइन जब टीनेजर थे तो दिन भर ख्यालों में डूबे रहते थे, जिन्हें वो इमेजिनेशन गेम कहा करते थे। इसी दौरान उन्हें सबसे ज्यादा आइडिया आया करते थे। आइंस्टाइन कभी खुद को धूप की किरणों के साथ साथ साइकिल चलाते हुए देखते थे, तो वो ये सोचकर के हैरान होते थे कि अगर लाइट की स्पीड से ट्रैवल किया जाए तो कैसा लगेगा। वो सपने देखते थे कि जैसे वो यूनिवर्स में ट्रैवल कर रहे हैं। उनके मन में अक्सर ये ख्याल आता था कि अगर मैं किसी एक पॉइंट से चलना शुरू करूं और एक ही डायरेक्शन में चलता जाऊं तो वापस उसी पॉइंट पर आकर के रुकूंगा, तो इसका मतलब ये दुनिया गोल है। न्यूटन की इमेजिनेशन उन्हें यकीन दिलाती थी कि स्पेस और टाइम एब्सोल्यूट है, लेकिन आइंस्टाइन के चंचल दिमाग ने उन्हें ये समझने में हेल्प की कि स्पेस और टाइम रिलेटिव है। इसका मतलब ये ऑब्जर्व करने वाले पर डिपेंड करता है। 1901 में आइंस्टाइन को स्विस पेटेंट ऑफिस में क्लर्क की जॉब मिली। ये काम इतना बोरिंग था कि उन्हें फिजिक्स पढ़ने का टाइम ऑफिस में मिल जाता था। 1905 उनके लिए काफी प्रोडक्टिव साल रहा। इस साल उनके 5 पेपर पब्लिश हुए थे, जिसमें पहला पेपर कहता था कि लाइट पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव करती है। उनका 4th पेपर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर था, जो कि उन चीजों पर था जो लगातार मोशन में रहती हैं। उनका 5th पेपर था E is equal to mc square, यानी एनर्जी इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय द स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। हालांकि आइंस्टाइन का इससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन बाद में उनके इसी फॉर्मूले से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया गया और 10 साल के बाद उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लिखी। आइंस्टाइन जब 75 के हुए तो उनके पेट में सूजन की प्रॉब्लम हो गई, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए सर्जरी करवाने से मना कर दिया कि मैं आर्टिफिशियल तरीके से जिंदा नहीं रहना चाहता। अपने आखिरी दम तक वो साइंस की नई नई थ्योरीज को ढूंढने में लगे रहे। इसी दौरान जिस डॉक्टर ने उनकी डेड बॉडी की एग्जामिनेशन की थी, उसने एक इलेक्ट्रिक सॉ की मदद से आइंस्टाइन का ब्रेन निकाल लिया था। उस आदमी ने उनके ब्रेन को एक जार में कई सालों तक प्रिजर्व करके रखा। बाद में साइंटिस्ट ने पाया कि आइंस्टाइन के ब्रेन में 17% ज्यादा न्यूरॉन्स है। उनका कॉर्पस कलोसम यानी नसों का सेट जो ब्रेन के दोनों हिस्सों को जोड़ता है, वो नॉर्मल साइज से ज्यादा मोटा था। यहाँ पर कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज है जो आपके माइंड को शार्प बनाने में हेल्प करेंगी। इसमें पहली है ऑप्टिमाइज सिंप्लिसिटी। आपको उन चीजों की लिस्ट बनानी है जो आपको कॉम्प्लेक्स यानी कि मुश्किल लगती है, जैसे ऑफिस की कोई प्रेजेंटेशन या कोई सिंपल चीज जैसे एडवर्टीजमेंट। इन्हें स्टडी कीजिए और फिर कंपेयर कीजिए। अपनी लाइफ की उन चीजों के बारे में सोचिए जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। आप उन्हें कैसे सिंपल बना सकते हैं, उन्हें कम कॉम्प्लिकेटेड बनाने का क्या तरीका हो सकता है। अगला है अपनी खुद की ओलंपियाड सोसाइटी बनाना। आप एक सीकर्स क्लब बना सकते हैं जहां पर आप आइडिया शेयर और एक्सचेंज कर सके। अपने दोस्तों के ग्रुप के साथ आप अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं और उनसे भी काफी कुछ सीख सकते हैं। आपको जो नहीं पता है उसके बारे में पूछिए। ये अपने पर्सनल और प्रोफेशनल पहलुओं को डेवलप करने के लिए बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को इंप्रूव करने के लिए ब्यूटी को विजुअलाइज करें और डिस्क्राइब करना भी एक अच्छी एक्सरसाइज है। प्लेटो के चैप्टर पर वापस जाइए और देखिए आपकी 10 सबसे खूबसूरत चीजों की लिस्ट में क्या है। अब एक इमेज को चूज कीजिए। सोने से पहले और उठने के बाद 1 मिनट तक उसे अपने माइंड में इमेजिन करें। फिर 1 मिनट तक उस इमेज के बारे में डिस्क्राइब कीजिए कि वो कैसी है। आप जोर से बोल करके भी डिस्क्राइब कर सकते हैं या फिर एक पेपर पर लिख करके भी। ये एक्सरसाइज आपके अंदर सुंदरता को अप्रिशिएट करने की क्वालिटी को बढ़ावा देगी। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन पर कि हमने आखिर क्या क्या चीजें सीखी और हमें कहाँ कहाँ एक्शन लेना है। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि इस समरी में आपने प्लेटो से फिलॉसफी के बारे में जाना, जिसे लव ऑफ विजडम माना जाता है। प्लेटो मानते थे कि लोगों के अंदर नॉलेज की भूख होनी चाहिए। नॉलेज हासिल करना, उसे समझना और याद रखना ही उनका असली मिशन होना चाहिए, और नॉलेज के लिए प्यार ही वो जरिया है जिससे ये पॉसिबल हो सकता है। आपने कॉपरनिकस से जाना कि प्लैनेट्स के मूवमेंट के पीछे असली वजह क्या होती है। वो बेहद खुली सोच वाले इंसान थे और इसी वजह से उन्हें नए नए आइडियाज आते थे और उनके अंदर इतना सब्र था कि वो सच्चाई की तह तक पहुंच पाते थे। कॉपरनिकस ने साइंस के जरिए ये दिखाया था कि दुनिया बनाने वाले भगवान का काम कितना महान है। आपने चार्ल्स डार्विन के बारे में भी जाना। उन्होंने हमें ऑब्जर्वेशन की पावर के बारे में सिखाया, जिससे नई नई चीजें डिस्कवर की जा सकती हैं और हमें अपने सवालों के जवाब मिल सकते हैं। डार्विन सिखाते हैं कि आपको अपने आसपास की चीजों को लेकर की क्यूरियस और अलर्ट रहना चाहिए। आपने गांधी के बारे में भी जाना, जिन्होंने शुद्ध प्रेम के बारे में बताया और सिखाया कि इंसान अपनी आजादी बिना हिंसा के भी हासिल कर सकता है। गांधी अपनी बॉडी, माइंड और आत्मा में एक बैलेंस बनाकर रखते थे। आपने एल्बर्ट आइंस्टाइन से सीखा कि अपनी इमेजिनेशन को एक्सप्लोर करने से और नए आइडियाज क्रिएट करने से कभी भी पीछे ना हटे। उनके अंतहीन सोच और कॉन्सेप्ट्स को जोड़ने की आदत ने उनके ब्रेन को शार्प और यूनिक बना दिया था। तो इन सारे ग्रेट जीनियस लोगों की तरह आपके अंदर भी ये पक्का विश्वास होना चाहिए कि आप में भी सीखने की काबिलियत और शक्ति है। आपको सिर्फ अपने दिमाग को खुला रखने की जरूरत है। अपनी इमेजिनेशन को शार्प कीजिए और अपने अंदर नॉलेज के लिए एक पैशन क्रिएट करें। अपनी फुल पोटेंशियल आप तभी अचीव कर पाएंगे जब आप नए आइडियाज को एक्सेप्ट करके उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो ये समरी तो होती है यहीं पे ख़त्म। आपको अगर कोई और समरी सुननी है तो आप कमेंट बॉक्स पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो।